क्लास स्टार्ट एक बार आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आप मुझे देख पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ क्या इश्यू आ रहा है। एक बार आप कमेंट करके मुझे बताएं फटाफट से, जिसमें आपके मैं कमेंट देखता हूँ वहाँ पे क्लास स्टार्ट नहीं हो रहा है, अभी वहाँ पे वेटिंग ही आ रहा है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? एक बार कमेंट करके बताएं मुझे। क्लियर है सर? ओके, यस, ओके ओके, यस बेटा कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, मैं इसमें कमेंट आपके देखता हूँ, उसमें क्लास स्टार्ट के ऊपर आता, अब आपके कमेंट मुझे आ रहे हैं। यस, एक बार फटाफट से बेटा क्लास को शेयर कर दें, फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर दें, बच्चों को इन्फॉर्मेशन हो जानी चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप में फटाफट से। 15 20 20 30 40 50 सेकंड में बच्चों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचे, बच्चे क्लास में आ जाएं। आज की क्लास बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन बेस्ड लेक्चर नंबर 44 और उसमें डिस्कस करेंगे रोटेशनल मोशन पार्ट 2। बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है, जबरदस्त कॉन्सेप्ट होगा और लास्ट में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो रोटेशनल मोशन पार्ट 2, अगर आपने रोटेशनल मोशन पार्ट 1 कहीं पे मिस कर दिया है तो आप यहां पे डाल सकते हैं सिलेक्शन बेच लेक्चर नंबर 43 रोटेशनल मोशन पार्ट 1 बाय आरएस सर, आपको वो क्लास मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, वो क्लास आपको मिल जाएगी। पार्ट 1 सिलेक्शन बेच रोटेशनल मोशन पार्ट 1 क्लास आपको देख लेनी है। और पार्ट 2 आज जो हम क्लास करने वाले हैं आपका रोटेशनल मोशन की जबरदस्त क्लास होगी, क्योंकि आज हम सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर करेंगे। फटाफट से एक बार बेटा क्लास को शेयर कर दे जल्दी से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करने वाले, जबरदस्त क्लास होने वाली है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, जैसा कि आप अभी इस विजुअल इफेक्ट में देख रहे हो, एक एक पॉइंट एक एक कॉन्सेप्ट जैसा कि आप यहाँ पे क्लियर कर पा रहे हो। यहां से आपको डाउट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है? यस, जय बेटा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। यस बिल्कुल बेटा, बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं गया है क्लास का, इवन मेरे पास भी नोटिफिकेशन नहीं आया है।
एक बार क्लास को शेयर कर दें, एक बार क्लास को शेयर कर दें फटाफट से, जल्दी से। बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट, एक बार नोटिफिकेशन नहीं गया है, यूट्यूब का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी नोटिफिकेशन नहीं गया है, एक बार क्लास को शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आज हम समझने जा रहे हैं, और यहां से बच्चे बहुत दूर से पतली गली से निकलते हैं, क्योंकि वो इतना इजी समझ नहीं आता है। एक एक पॉइंट क्लियर करोगे तो ही आपको उसकी कहानी क्लियर होने वाली है, समझ आने वाली है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे इस पहले डायग्राम में एक केटली है, और उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक फॉर्मूला आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिग्मा एम आर स्क्वायर। फिर आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक डिस्क, एक चक्ति जो लगातार घूम रही है, रोटेट कर रही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सेंटर के केंद्र के सापेक्ष जो गुजर रहा है, इसका सेंटर है 1/2 mr स्क्वायर। ये एक डिस्क है, ये डिस्क आपका, ये आपका एक जिसको कह सकते हैं रिंग है, बल है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर। इसी प्रकार एक आपका स्फीयर है, गोला है, जिसके केंद्र के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर। और ये आपका इसका बाहर यानी टेंजेंट स्पर्श रेखा बना दी हमने इसकी साइड में, उसके लिए 2/3 mr स्क्वायर। ये एक आपका रोड है, तो छड़ के केंद्र से गुजरने वाले बिंदु के सापेक्ष 1/12 ml स्क्वायर, और इसके एक सिरे के सापेक्ष 1/3 ml स्क्वायर। तो ये प्रोसेस बहुत लंबा चलेगा, और इनसे बहुत तगड़े तगड़े न्यूमेरिकल बनते हैं। इन सबको विजुअल करने के लिए, इन सबको क्लियर करने के लिए सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण को डेप्थ से इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यस, बहुत सारे बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं गया है बेटा, यस बिल्कुल बेटा, नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम है, नोटिफिकेशन इवन मेरे खुद के पास नहीं आया मेरी क्लास का, ठीक है। यहां पे देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण क्या है, इसको समझते हैं। बेटा आप मुझे बताइए, जैसे मान लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, अब इसका जड़त्व है, जैसे अपन कहते हैं लीनियर मोशन जब चल रहा होता है तो मान लो फ्रिक्शन उस गति का विरोध करता है, उसी प्रकार यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे मैंने कहा कि कोई वस्तु बहुत बड़ी है तो उसको खिसकाने के लिए, क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है, मास ज्यादा है, मास बहुत बड़ा है, तो उसको खिसकाने के लिए उतना ही ज्यादा बल लगाना पड़ता है। उसी प्रकार यहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण, कोई वस्तु जितना भारी होगा, जितना बड़ा होगा, उसको घुमाने के लिए, धक्का लगाने के लिए नहीं है, ये लीनियर मोशन नहीं है, ये रोटेशनल मोशन है, तो उसको घुमाने के लिए जितना विरोध होगा, उस विरोध को हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रूप में डिफाइन करेंगे। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइन होगा, मान लीजिए थोड़ी सी देर के लिए कि एक ऑब्जेक्ट मेरे पास है जिसका मास आपका स्मॉल m आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, इसका मास स्मॉल m है, और इसके सेंटर से दूरी r मैंने ले रखी है, ये इसका सेंटर नहीं है, ये रोटेशनल अक्ष है जिसके अलोंग ये रोटेट करेगा, घूर्णन करेगा, और उसका दूरी r है। ये इस अक्ष, ये जो अक्ष है आपका दिया गया, उसके अलोंग रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, घूर्णन कर रहा है। तो इसका अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाता हूं, एक जनरल आपको कॉन्सेप्ट देता हूं, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मैं उसको ऐसे लिख रहा हूं, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनली है इसके मास के, यानी आई डायरेक्ट प्रोपोर्शनली एम। याद रखिएगा, मास जितना बड़ा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उतना ही बड़ा, क्योंकि उसको घुमाने के लिए उतना ही ज्यादा आपको जोर आएगा, प्रॉब्लम होगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरी कंडीशन में लेता हूं, यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डायरेक्ट प्रोपोर्शनली है स्क्वायर के, आर स्क्वायर के, यानी दूरी जो उस रोटेशन ऑफ अक्ष से जो दूरी है उस दूरी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनली है, यानी दूरी जितनी ज्यादा होगी उसको घुमाने में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, 1 सेकंड, एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लैपटॉप का चार्जर निकाल लिया है, ठीक है। अभी देखिए इसका मास कम है, मास कम है, ये मास स्मॉल है, मास कम है, तो जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो मैं आसानी से इसको रोटेट कर सकता हूं। अगर ये बहुत बड़ा भारी होता, जैसे मैंने टिफिन रखा है साइड में, उस टिफिन को अगर मैं घुमाता हूं ऐसे तो मुझे प्रॉब्लम आएगा, यानी उसका विरोध उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा उसका मास होगा। तो पहला तो आई डायरेक्ट प्रोपोर्शनली है मास के, पहली कंडीशन। दूसरी अब आ रहा है, देखो अभी ये जो इसका अक्ष है उसके सापेक्ष इसकी दूरी बहुत कम है,
है ना। तो मैं बड़ा आसानी से इसको घुमा रहा हूं। अब देखिएगा, मैं इसका रेडियस बढ़ा देता हूं, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए, अब ये कैसे घूम रहा है। मैं क्या बता रहा हूं आपको, मैं ये कहने की कोशिश आपको कर रहा हूं कि जब ये दूरी बढ़ेगी, रोटेशन ऑफ अक्स के सापेक्ष दूरी जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा। थोड़ा थोड़ा फील आ रहा होगा, अभी शुरुआत है, टॉपिक बहुत ही जहर है, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम मुझे देना पड़ेगा, फिर एक एक पॉइंट में क्लियर करूंगा। और इसी से अपन यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं, I बराबर mr²। सभी बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख देंगे, प्रेजेंट लगा देंगे, हाउ दिस वाज, रिप्लाई ऑन लाइक बटन विद इन नैनो सेकंड। और उसके बाद में एक जनरल कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया उसको आगे डील करते हैं, उसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। बताइए फटाफट से। यस, क्लियर है बेटा? यस, ध्यान दीजिए एक एक पॉइंट पे। जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद, वेलकम बेटा, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर mr², ये r दूरी है और ये m आपका मास है। तो एक बार मैं इसको डिफाइन कर देता हूं, एक बार मैं इसको डिफाइन कर देता हूं, डेफिनेशन आपको दे देता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, जो कि आपको डालनी है इसमें आपके नोट्स में। क्या डेफिनेशन है? किसी अक्ष के चारों ओर घूमती हुई, रोटेट करती हुई किसी वस्तु की वह प्रॉपर्टी, वह गुण जो उसकी घूर्णन गति में परिवर्तन का विरोध करता है। जब लीनियर मोशन हो रहा था तो जैसे फ्रिक्शन है, वो मोशन का अपोज कर रहा था, गति का विरोध कर रहा था। सेम लॉजिक मैं यहां पे लगाऊंगा, जो आपका रोटेशनल मोशन हो रहा है, इस रोटेशनल मोशन में जो विरोध है, जो रुकावट है, जो बाधा है, वही है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। वस्तु का उस घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कहलाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। ये डेफिनेशन अंडरस्टैंडिंग है बेटा, आपके लिए बनाई गई डेफिनेशन है। यस सर, ठीक है। यस यस, देखिए बेटा, किसी कण का डेफिनेशन दिया मैंने, अब एक फॉर्मूला बना के दूंगा, जो मैंने फॉर्मूला आपको दिया है। किसी कण का किसी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो रोटेशनल अक्ष है उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, मास, उस पार्टिकल के मास और उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है, I बराबर mr²। सबसे पहला मेरा सवाल इतना सा है कि ये फॉर्मूला आपका क्लियर है सभी बच्चों का? ये फॉर्मूला क्लियर है, यस और नो? ये फॉर्मूला क्लियर है बेटा, यस और नो? I बराबर mr², जनरल फॉर्मूला मुझे बता दीजिए आप, क्योंकि अब मैं वापस आपको ये दोनों चीज क्लियर करवा चुका हूं, तो वापस डायग्राम पे लेके आऊंगा। अब मान लीजिए एक कोई बड़ा सा कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कुछ भी है, जैसे मान लीजिए मैं इसी की बात कर लेता हूं, बोतल की बात कर रहा हूं। ये बोतल बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे पार्टिकल से, ठीक है। तो पार्टिकल आप यहां पे देख रहे होंगे क्या, जैसे मैंने कहा ये इसका रोटेशन ऑफ एक्सिस है, ये इसका बिल्कुल बीच से, बिल्कुल सेंटर से रोटेशन ऑफ एक्सिस है, आप देख रहे होंगे, ये आपको दिख रहा होगा ऐसे, यहां से इससे पता चलेगा कि ये घूम रहा है कि नहीं घूम रहा। ये घूम रहा है इस तरीके से, रोटेशन ऑफ एक्सिस के सापेक्ष, ठीक है। तो ये इसका रोटेशन ऑफ एक्सिस है, ये इसका रोटेशन ऑफ एक्सिस आपको नजर आ रहा होगा, घूर्णन अक्ष। इससे कुछ दूरी पे एक पार्टिकल है m1, जिसकी रोटेशन ऑफ एक्सिस डिस्टेंस r1, दूसरा कोई पार्टिकल है मास m2 और डिस्टेंस उसका r2, तीसरा कोई पार्टिकल m3 और उसका डिस्टेंस r3। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा? वही होगा जो आपको अभी बताया गया था। अगर मैं बात करता हूं I बराबर पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये हो जाएगा आपका m1r1², दूसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m2r2², तीसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m3r3²। इस प्रकार से ऑल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके सामने है, जिस पर मैं यहां पे बात कर रहा था। ये पूरे के पूरे एक ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, I बराबर m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3²। ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये दोनों चीज क्लियर है, तो मैं थोड़ा सा आगे चलना चाहूंगा। जय हिंद बेटा, नमस्ते। यस, यही मैं सोच रहा हूं। कुछ बच्चे दूसरे क्लास में हैं जहां क्लास नहीं चल रहा है और बच्चे वेटिंग, तभी मैं सोच रहा हूं कि नोटिफिकेशन, वो क्लास मेरे को भी ऑन नहीं हो रहा था, वो क्लास मेरे को भी नहीं ऑन हो रहा था और वहां पे कुछ बच्चे वेटिंग कर रहे हैं। ये दिक्कत हो गया ना बड़ा। मैं सोच रहा हूं कि कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यू है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ये दिक्कत क्या हो रही है ना। मैं यही सोच रहा हूं कि नोटिफिकेशन नहीं जा रहा बच्चों को,
कुछ बच्चे दूसरी जगह वेटिंग लिस्ट में है, जहां पे पहले मैं भी वेटिंग में था। ठीक है, अभी ये टेक्नोलॉजी अपने को ज्यादा आती नहीं है। कोई बच्चा जाके एक बार बोल दे उनको कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, एक बार लिंक पे जाके चेक करें। है ओके, चलो कोई नहीं यार, पता नहीं कुछ टेक्निकल फॉल्ट होता है, प्रॉब्लम होता है। देखिए चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बेटा दोनों चीज क्लियर है, दोनों चीज डेफिनेशन क्लियर। रोटेशनल मोशन के लिए, रोटेशन के लिए जो अपोज करता है वही गुण उसका आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। ये इसका फॉर्मूला I बराबर mr², इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। और उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, उस पूरे सिस्टम के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं लेके आता हूं किसी निकाय का घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, निकाय के प्रत्येक कण के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होता है। ये बात आपको याद में रखनी है, जो मैं बता चुका हूं आपको। पहला पार्टिकल लेंगे m1r1², दूसरा पार्टिकल लेंगे m2r2², तीसरा लेंगे m3r3²। इस प्रकार हम टोटल उसको सिग्मा के रूप में लिख सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब आ रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, गजब का क्वेश्चन बेटा, लगा लो इस पे 5 स्टार, लगा लो इस पे 5 स्टार। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका बन रहा है। ठीक है, यस ओके, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये चीज नोट करो, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सवाल, जिस पे अपन बात करने जा रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक अदिश राशि है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसका परिमाण होता है, इसी को किसी डायरेक्शन में डिफाइन नहीं कर सकते। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है बेटा? यहां से आगे चले, यस देखिए आगे चलते हैं। अब आएगा, अब बताइए, सबसे पहले आपकी बारी है आंसर कमेंट करने की, जल्दी से। यस देखिए बेटा, आपके सामने यूनिट और डायमेंशन, फटाफट से कमेंट कर दे बेटा, यूनिट और डायमेंशन। यस गजब, वेरी गुड बेटा। ओके, जल्दी से यूनिट और डायमेंशन कमेंट कर दें फटाफट, मेरे लिखने से पहले ही। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मात्रक बनाते हैं भैया, I बराबर mr²। मैं इधर लिख के उधर देखूं तो सब बच्चों का आंसर आ चुका होना चाहिए। ठीक है, तो मात्रक आ जाएगा बेटा इसका, मास के लिए केजी और दूरी के लिए मीटर स्क्वायर, केजी इंटू मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया आपका MKS में। अगर आप इसको लिखते हो CGS में, ठीक है, अगर आपने इसको लिखा CGS में तो वहां पे अपन लिख देंगे इसको, केजी को लिख देंगे ग्राम में और मीटर को लिख देंगे सेंटीमीटर में, ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका यूनिट है। क्लियर बेटा? कितने बच्चों ने लिख दिया है? केजी इंटू मीटर स्क्वायर, शाबाश। CGS में भी मैंने लिख दिया है बेटा, CGS में भी मैंने लिख दिया है। यस ओके, CGS में भी लिख दिया है और MKS में भी लिख दिया है। डायमेंशन भी बहुत से बच्चों ने लिखा, बहुत अच्छे बेटा। डायमेंशन बड़ा आसान है, फॉर्मूला आपके सामने है, I बराबर mr², मास के लिए बेटा और L के लिए, तो मास के लिए ले लेंगे m1 और L के लिए ले लेंगे L2। T यहाँ पे नहीं है तो T0 m1 L2 T0, m1 L2 T0, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे थे। कॉन्सेप्ट आपके सामने है, m1 L2 T0, फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर है। क्लियर बेटा? फॉर्मूले से बना सकते हैं। ठीक है, यस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्लियर बेटा? यस बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। नहीं, मॉस्ट प्रोबेबिलिटी जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण है, इसको स्केलर एस्टेरिटी देन आप टेंसर भी इसको ले सकते हैं, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी है जो ये वेक्टर के लिए और स्केलर के बीच की रखता है, इसलिए इसको टेंसर भी बोला जाता है। ठीक है, बस फर्स्ट प्रायोरिटी आपको ऑप्शन में स्केलर ही मिलेगा मोस्ट ऑफ बुक्स में जब आप जाके चेक करोगे। ओके चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और ये बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सारे बच्चे हाउस दोस्त के साथ रिप्लाई करेंगे कमेंट बॉक्स में, जय हिंद लिख देंगे एक बार, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट हम देखने जा रहे हैं उससे एक एक पॉइंट से एक एक सवाल आपका तैयार होने वाला है। क्या जड़त्व आघूर्ण का मान किन बातों पे निर्भर करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर है जिन पर डिपेंड करता है? सबसे पहला पॉइंट आप यहां पे देख रहे होंगे, वस्तु के द्रव्यमान पे। भाई मैंने कहा था मैंने आपको एग्जांपल दिया था इसका, मैंने कहा था ऑब्जेक्ट जितना भारी होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। ये मास पे डिपेंड करेगा, पहला कॉन्सेप्ट आपका।
दूसरा, वस्तु के द्रव्यमान वितरण पर अर्थात वस्तु के आकृति, आकार और घनत्व पे। भाई यहाँ पे शेप, साइज एंड डेंसिटी ऑफ बॉडी, इसका आकार आकृति क्या है, इसका शेप साइज क्या है, इस पर भी ये डिपेंड करता है। मतलब जैसे मैंने ये लिया, कोई दूसरा कोई बड़ा बोतल लिया है ना, कोई बड़ा पदार्थ लिया, ऑब्जेक्ट लिया और उसको घुमा रहा हूं, तो उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, उसका डेंसिटी कैसा है, इस पर भी ये डिपेंड करता है। ये तीन चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आकृति, आकार और डेंसिटी। ठीक है, शेप, साइज एंड डेंसिटी ऑफ बॉडी, बहुत इंटरेस्टिंग आपका पॉइंट नंबर 2। और तीसरा जो पॉइंट है आपका घूर्णन अक्ष की स्थिति, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। मैं आपको बताऊं, जैसे ये मेरे पास बोतल है, इसका रोटेशनल अक्ष बिल्कुल सेंटर में है, तो ये बड़ा आसानी से रोटेट करेगा। इसका रोटेशन अक्ष थोड़ा साइड में ले लेंगे तो इसको घुमाने में बहुत बड़ी दिक्कत होगी। यानी आपका जो रोटेशनल अक्ष है वो कहां पे है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो घूर्णन अक्ष की स्थिति पर भी निर्भर करता है, ऑन द पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि अक्ष से दूरी जो आर है वो अक्ष के अलोंग ही आती है, अक्ष के आधार पे ही आती है। तो अक्ष की क्या पोजीशन है उस पर भी डिपेंड करेगा, शेप, साइज एंड डेंसिटी पे डिपेंड करेगा और मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। तीनों पॉइंट अगर क्लियर है तो बता दीजिए, एक बार आगे बढ़ते हैं और जबरदस्त जोश के साथ में अगले पॉइंट को क्लियर करते हैं। बताइए, क्लियर यहां पे? ओनली 268 स्टूडेंट लाइक बटन पे प्रेजेंट लगा के रखिए। बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका, दिल की गहराइयों से आपका स्वागत है। यही सपोर्ट आप अपना बनाए रखिएगा, बहुत है इतना तो, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं एक नेक्स्ट पॉइंट पे जिस पे अपन बात करने जा रहे हैं। घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जो आपका रोटेशनल अक्ष है, जिसके सापेक्ष उसको रोटेट किया जाता है, रोटेशनल अक्ष जिसके सापेक्ष उसको रोटेट किया जाता है, उसके सापेक्ष मास डिस्ट्रीब्यूशन, नोट करिएगा इस बात को, मास डिस्ट्रीब्यूशन यानी द्रव्यमान वितरण जितना अधिक फैला होता है, जड़त्व आघूर्ण उतना ही अधिक होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा, उसको घुमाने के लिए उतनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जितना छोटा होगा उसको घुमाना उतना ही आसान होगा, और जितना मास डिस्ट्रीब्यूशन जितना बड़ा होगा, जितना दूर फैला होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा, उसको रोटेट करने में उतनी दिक्कत आएगी। अपन इस चार्जर को घुमाया, छोटा सा था, इसकी जगह कोई बड़ा ऑब्जेक्ट होता, उसको ही घुमाते और ज्यादा प्रॉब्लम आती। समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाहता हूं, कि जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है, द्रव्यमान जो वितरण है, अगर इस पे बात की जाए, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे अगर बात की जाए, तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं मास डिस्ट्रीब्यूशन में अगर बात करें अपन, यानी द्रव्यमान वितरण की अगर बात करें, जितना दूर दूर फैला होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा। यानी मास डिस्ट्रीब्यूशन पर भी, मास डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। ये बात आपको याद में रखनी है। बताइए, क्लियर है बेटा? क्लियर बेटा? यस सर, क्लियर हो गया, शाबाश। तो ये चीज नोट करें, ये दिलो दिमाग गुर्दे फेफड़े जहां पे स्कैन करते हो स्कैन कर लो, क्योंकि ये जबरदस्त सवाल बनेगा। मास पे डिपेंड करता है, यहाँ पे मास वितरण पे, जैसा कि अपन बात कर चुके पहले, मास डिस्ट्रीब्यूशन, शेप, साइज एंड डेंसिटी ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिगार्डिंग डेंसिटी आ रही है, घनत्व आ रहा है, उसके रिगार्डिंग, और लास्ट में जो आपका रोटेशनल अक्ष है उसकी पोजीशन। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, यही से सवाल बनेगा। और ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जा रहा है। ये लॉजिक क्लियर है सभी का, तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर हमारा तैयार होने वाला है। अब एक सवाल और जो बहुत बेहतरीन होने वाला है, जिसपे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो जड़त्व आघूर्ण है वो डिपेंड नहीं करता, नॉट डिपेंड ऑन, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड नहीं करेगा। कौन से फैक्टर पे नहीं करेगा? इनसे भी खतरनाक सवाल बनते हैं ऑब्जेक्टिव, एक डिपेंड करता है और एक डिपेंड नहीं करता है, दोनों से खतरनाक जहरीले सवाल बनते हैं। और उसी जहरीले सवालों में अपन तैयार करते हैं पहला पॉइंट आपका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। जिस एंगुलर वेलोसिटी के साथ वो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, घूर्णन कर रहा है, ये बात याद रखिए, ओमेगा पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी हाल में डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन एंगुलर वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी भी एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। पहला पॉइंट सभी बच्चों का क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत जहरीला सवाल है। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट है एंगुलर एक्सेलरेशन।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड ऑन एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण पर भी निर्भर नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपका, कोणीय त्वरण एंगुलर एक्सेलरेशन जो अल्फा यहाँ पे वो भी डिपेंड नहीं करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता। पहले 2 पॉइंट अगर क्लियर है तो मैं अगले पॉइंट पे चलना चाहता हूं, ठीक है? यस, ठीक है, बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, कौन सा वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी। डज नॉट डिपेंड ऑन एंगुलर एक्सेलरेशन। पहले 2 पॉइंट क्लियर है तो अगले वाले 2 पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। ये बहुत अहम सवाल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड ऑन टॉर्क, टॉर्क पे डिपेंड नहीं करता है, बल आघूर्ण पे डिपेंड नहीं करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड ऑन टॉर्क, बल आघूर्ण पे डिपेंड नहीं करेगा। सब कुछ पढ़ेंगे आगे, दिल थाम के बैठिए, पानी पी के बैठिए, अभी आगे बहुत जबरदस्त क्लास होने वाली है, ठीक है? जरा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में आपका पॉइंट नंबर 4 आता है कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम जे। कुछ बुक्स में जे मिलेगा, कुछ में एल मिलेगा, और ये आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड्स ऑन एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग पे डिपेंड नहीं करता, ओमेगा पे डिपेंड नहीं करता, अल्फा पे डिपेंड नहीं करता, आपका टॉर्क पे डिपेंड नहीं करता, एंगुलर मोमेंटम जे या एल पर डिपेंड नहीं करता। ये चारों फैक्टर आपको याद होने चाहिए, ठीक है? चारों की चारों चीज आपको याद होनी चाहिए। बहुत ही गजब का क्वेश्चन बनता है, ठीक है? पहले 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे बताए, पहला, दूसरा, और ये आपका तीसरा, चौथा। इन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड नहीं करता है, इनको याद रखिएगा, इनका सवाल आपको पूछा जा सकता है। आगे चले बेटा, आगे चले, यस, आगे चले बेटा, यस। अब आता है एक बहुत ही जहरीला टॉपिक, बहुत ही जहरीला कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर बात करें, रेडियस ऑफ जाइरेशन, यानी इसको कह सकते हैं कि घूर्णन त्रिज्या, घूर्णन त्रिज्या कह सकते हैं इसको, घूर्णन त्रिज्या, जिसको आपको बुक्स में कैसे लिखा हुआ मिलेगा, ये घूर्णन त्रिज्या, ठीक है? बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है। यहां पे आने के बाद बच्चे सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, बोला यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला अगर अपन यहां पे लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला I बराबर mr² होता है, ठीक है? अगर यहाँ पे अपन आपका जो रेडियस ऑफ जाइरेशन है, जिसको अपन कह रहे हैं, इसके लिए क्या फॉर्मूला आएगा? जैसे मैंने लिख दिया I बराबर m, r की जगह में लिख दिया k², तो देख के दिमाग हिलता है, बोला यार ये क्या है और ये क्या है। यहाँ पे r क्या है? r भैया जिसके सापेक्ष अक्ष है, और जो पार्टिकल आपने लिया है उस पार्टिकल की दूरी है, जिसके सापेक्ष अक्ष के सापेक्ष वो घूर्णन कर रहा है। तो फिर k क्या है? के को समझे थोड़ा सा, और मैं सारे बच्चों का अटेंशन चाहूंगा एक बार स्क्रीन पे। सारे बच्चे तैयार हैं? मैं सभी बच्चों का अटेंशन एक बार ध्यान स्क्रीन पे चाहूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा, क्या लॉजिक है इसको समझिएगा। बेटा मान लीजिए डिफरेंस क्लियर करूंगा, डिफरेंस समझ में आ गया, जिंदगी भर इस प्रॉब्लम से मुक्त हो जाओगे, इस डाउट से क्लियर करोगे, डाउट से आपकी दूरियां बढ़ जाएगी, डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? समझिए, सबसे पहला लॉजिक, यहां पे कोई पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है? यहां पे कोई पार्टिकल रखा हुआ है, और उसको इस अक्ष के सापेक्ष, ये अक्ष है उसके सापेक्ष, ये मान लीजिए वो दूरी कितनी है बेटा? ये मान लीजिए वो दूरी r है। तो अगर इस पॉइंट का मान लो मास उसका m है, स्मॉल m है, तो इस पॉइंट का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? I बराबर mr²। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं सर? अच्छा, अगर मैं इस पूरा डिस्क, ये मान लो पूरी एक चक्ति है, ये डिस्क है, ये पूरा आपको जैसे ये दिख रहा है ना, येलो कलर जैसा आपको दिख रहा है, ये कलर मान लो पूरा एक डिस्क है, और ये डिस्क का एक सेंटर है, जिसके सापेक्ष उस डिस्क को घुमाया जा रहा है। समझ रहे इस बात? तो अगर मुझे इसको डिफाइन करना है, रेडियस ऑफ जाइरेशन जिसको अपन कह रहे हैं, इसको डिफाइन करना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे होगा? इस पूरी की पूरी डिस्क का, इस पूरी की पूरी डिस्क का मास, इस पूरी की पूरी डिस्क का मास एक पॉइंट पे ले लिया जाए। ये देखिए, ये इमेजिन कर लिया जाए कि इस पूरी डिस्क का मास ये यहां पे है, और ये इसका अक्ष है, और उस मास को अब रोटेट किया जाता है। तो अब यहां से यहां तक ये जो दूरी है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? के लिख सकता हूं। ये आपको पता होना चाहिए। इस डिस्टेंस को मैं यहां पे के रूप में रिप्रेजेंट कर सकता हूं।
अगर पूरे डिस्क का मास एक पॉइंट पे सेंटर कर दूं, मैं केंद्रित कर दूं, और अब उसको अक्ष के सापेक्ष रोटेट कराऊं, तो उस पॉइंट की दूरी जो है वो आएगा रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसको अपन के से लिख रहे हैं। अब अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं तो मैं लिखूंगा I बराबर एम के स्क्वायर। बताओ, ये डिफरेंस है इसमें और इसमें। इसमें पूरी के पूरी डिस्क का एक सेंटर कर दिया, द्रव्यमान एक बिंदु पे लगा दिया, और इसमें क्या होता है, एक पार्टिकल यहां पे, एक पार्टिकल यहां पे, इसका दूरी मान लो r1 है और इसका मास मान लो m1 है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ, I बराबर m1 है और आपका r1 स्क्वायर, ऐसे। लेकिन जो ये रेडियस ऑफ गायरेशन, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, इसके लिए पूरे डिस्क का मास एक बिंदु पे, ये जो रेड कलर का बॉल आपको दिख रहा है, ये अब चक्कर लगाएगा इस तरीके से, ये अब चक्कर लगाएगा इस तरीके से, और ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ये डिफरेंस है, ये बेसिक लॉजिक मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, शायद आप समझ रहे होंगे, शायद आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि बिल्कुल आप नए तरीके से पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आपको डाउट होगा क्योंकि पहले से इसमें बहुत सारे डाउट है, लेकिन अभी मैं जब इसको खत्म करूंगा तो एक एक पॉइंट के साथ डाउट आपका क्लियर करूंगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए। देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, पॉइंट पे ध्यान दीजिए, गुणन त्रिज्या क्या है जरा इसको समझिए, इसको पढ़ने के बाद वापस लेके जाऊंगा, एक बार इमेजिन करो, ये आपके नोट्स के लिए जो आपको अपने नोट्स में डालना है, क्या है जरा समझिए। गुणन अक्ष से वह दूरी, रोटेशनल अक्ष से वह डिस्टेंस से जहां पे पिंड संपूर्ण द्रव्यमान, टोटल मास ऑफ ऑब्जेक्ट एट ए पॉइंट, टोटल मास ऑफ ऑब्जेक्ट एट ए पॉइंट मान लेने पर जड़त्व आघूर्ण का मान वही प्राप्त होता है, जड़त्व आघूर्ण का मान वही प्राप्त होता है जो कि पिंड के द्रव्यमान के वास्तविक टोटल एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन से, वास्तविक वितरण से प्राप्त होता है। इस दूरी को गुणन त्रिज्या या परिभ्रमण त्रिज्या भी कहते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन, यहां पर आप इसको देख रहे हैं। लेकिन जब रेडियस ऑफ गायरेशन को अपन डिफाइन करने जाएंगे तो वहां पे एक पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का जो मास है, पिंड का जो मास है, वो टोटल एक बिंदु पे सेंटर कर दिया जाएगा, केंद्रित कर दिया जाएगा। आप देखिए इस पूरे डिस्क का मास मैंने इस पॉइंट पे ले लिया है। अब जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I बराबर एम के स्क्वायर है, इसकी बात अपने यहाँ पे। तो ये आपका उम्मीद करता हूं कि ये डेफिनेशन आपने जो नोट्स में नोट करनी है वो शायद आपने क्लियर कर ली होगी, बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है यहाँ से। ठीक है, सभी बच्चे क्लियर है बेटा? ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, यहां से क्लियर है बेटा? आगे चले, यस। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, जब तक मैं थोड़ा सा एक घूंट पानी पी लेता हूं। शाबाश। देखिए बेटा, एक ही पिंड में परिभ्रमण त्रिज्या अलग अलग अक्ष से लिए अलग अलग होती है। ये जो आपका रेडियस ऑफ गायरेशन ये डिफरेंट होगी। अगर भाई आपका रोटेशनल ऑफ अक्ष ये है, आपने रोटेशन ऑफ अक्ष ये ले लिया तो उसके लिए अलग आएगा, आपने रोटेशन ऑफ अक्ष ये ले लिया तो अलग आएगा, आपने रोटेशन ऑफ अक्ष ये ले लिया तो अलग आएगा। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है आपको कि एक ही पिंड के लिए एक ही ऑब्जेक्ट है और उसके लिए आपने रेडियस ऑफ गायरेशन जो जिसको अपन डिफाइन कर रहे हैं कैसे, अलग अलग अक्ष के लिए डिफरेंट अक्ष के लिए डिफरेंट होगा। ये बात आपको याद रखने की जरूरत है, बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट। बताइए, डिफरेंट के लिए डिफरेंट आएगा। शाबाश बेटा, क्लास क्वेश्चन लास्ट में प्रैक्टिस होगा, अभी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे क्लास में, टेंशन ना लो लास्ट में। तीसरा पॉइंट देखिए, यदि किसी वस्तु की गुणन त्रिज्या यस रेडियस ऑफ गायरेशन अगर के है देन I बराबर एम के स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैं आपको पहले याद करवा चुका हूं, पहले क्लियर करवा चुका हूं, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, I बराबर एम के स्क्वायर। ठीक है, यस। उसके बाद में आता है आपका पॉइंट नंबर डी, अगला पॉइंट जिस पे अपन बात करने जा रहे हैं, और वो पॉइंट क्या है, गुणन त्रिज्या का मान अक्ष की स्थिति के सापेक्ष द्रव्यमान वितरण पर निर्भर होता है। क्या आप बात कर रहे हैं, जो आपका रेडियस ऑफ गायरेशन है यानी गुणन त्रिज्या है, वो भी उसका मान भी अक्ष की स्थिति यानी पोजीशन ऑफ अक्ष एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है। यह आपको पता होना चाहिए। डी ऑप्शन
उसके बाद में आता है ई, गुणन त्रिज्या वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ओए क्या बात है, ध्यान दीजिए यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड कर रहा है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। गुणन त्रिज्या वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। और भाई इसमें जितने स्टार लगाने उतने स्टार लगा लेना। यहां से बच्चे सवाल गलत करते हैं, गलत करते हैं सवाल, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो रोटेशन ऑफ अक्स या पोजीशन ऑफ अक्स पे डिपेंड करेगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा, मास वितरण पे डिपेंड करेगा, बट मास पे डिपेंड नहीं करेगा। मास का वितरण कैसा है, आकार आकृति कैसा है, उसका शेप साइज कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा, बट डिपेंड इस पे नहीं करेगा कि उसका मास कितना है। बहुत ही गजब का सवाल है और बच्चे इसी सवाल को गलत करते हैं जब ये सवाल एग्जाम में आता है। एक बार इसको क्लियर कर दें सारे बच्चे, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सब्सटेंस, जो पदार्थ आपने लिया है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है यहां से, बहुत ही बढ़िया। रोटेशन आज एंड हो जाएगा बेटा, रोटेशन ऐसे ही एंड होता तब तक सिलेबस ही पूरा हो चुका होता। रोटेशन जैसे चैप्टर को आपको टाइम देना पड़ता है क्योंकि बहुत जहरीले सवाल बनते हैं। अभी तो ये जो अपने देखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के लिए, होलो स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, रिंग के लिए, रोड के लिए, सिलेंडर के लिए, पता नहीं कितने सारे कॉन्सेप्ट है। अभी तो शुरुआत है, कहां से एंड कर रहे हो, ठीक है। चलो एक सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से एक बार इसको सॉल्व कर ले, मजा आ जाएगा। गजब का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट जल्दी से, शाबाश। सवाल आपका एक स्क्रीन पर देखिए, जल्दी सॉल्व करें इसको, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। एक पहिए के व्यास में 1% की वृद्धि की जाती है तो पहिए के अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण में प्रतिशत वृद्धि होगी। अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण पहिए का, गजब का क्वेश्चन बेटा। व्यास में 1% की वृद्धि की जाए तो पहिए के अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। शाबाश, गजब का आंसर आ रहा है बेटा, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। 1 सेकेंड, मैंने चार्जर निकाल लिया था, लगाया नहीं वापस लैपटॉप का, लैपटॉप गया नहीं तो ओके, अब ठीक है। यस, किसी पहिए के व्यास में 1% की वृद्धि, इंक्रीमेंट किया जा रहा है डायमीटर व्यास में, देन इंक्रीमेंट इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण में कितना इंक्रीमेंट होगा ये आपको समझना है। यहां से देखिए बेटा, यहाँ पे डायमीटर व्यास है उसमें 1% की वृद्धि कर रहे हैं भाई, डायमीटर में 1% का इंक्रीमेंट करेंगे तो सीधी सी बात है रेडियस में भी 1% का इंक्रीमेंट होगा। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अगर अपन उसको लिखते हैं आई बराबर mr², तो भाई सीधी सी बात है, अगर आपका डेल आई बटा आई इंटू 100 आपको बनाना है, m को हटाओ तो ये 2 आगे आ जाएगा, डेल आर बटा आर इंटू 100। सबको पता है यही लॉजिक लगेगा। दो, इसका परसेंट कितना है, आर का 1% का वृद्धि कर रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई होगा 1%, तो टोटल आंसर आ जाएगा 2%, और 2% ऑप्शन आपका क्या है, बी। ऑप्शन बी को आपको राइट ऑप्शन के रूप में क्लिक कर देना है। बहुत बढ़िया, शाबाश, ये चीज क्लियर है बेटा, ये चीज क्लियर है सभी बच्चों का। सर मैं न्यू हूं, तैयारी कैसे करें बेटा, ये प्लेलिस्ट है, सिलेक्शन बैच की कंप्लीट प्लेलिस्ट है, यहां से आप नोट्स बनाइए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, और जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है, चाहे जितना प्रैक्टिस कर लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो प्रैक्टिस तो 5 मिनट के बाद में जीरो हो जाएगा, क्योंकि विदाउट कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस किसी काम का नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बिना प्रैक्टिस करोगे 2 मिनट बाद में फिर से भूल जाओगे। कॉन्सेप्ट नहीं है तो याद तो नहीं रहेगा, कन्फर्म है। तो इसलिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस हमने यहां पर किया है। क्लियर बेटा सभी का। एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दे, फटाफट से कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दे, और लाइक बटन पे प्रेजेंट लगा रखिए। 387 स्टूडेंट ओनली, बहुत बढ़िया सपोर्ट दिखाया आज आपने, मजा आ गया देखिए। 387 स्टूडेंट ओनली, ओनली एंड ओनली 387 स्टूडेंट। बेटा अपना लाइक बचा के रखिएगा, बहुत काम में आएगा बाद में, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में बहुत काम में आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। मैं मिलूंगा अभी आपको 2 PM पे स्पेशल क्लास में, जहां पे आज स्केलर और वेक्टर का प्रैक्टिस होगा। स्केलर और वेक्टर की दूसरी क्लास प्रैक्टिस होगी 2 बजे अनअकैडमी स्पेशल क्लास में, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है ये, कोई भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है, जिन बच्चों को नहीं पता वो ज्वाइन कर सकते हैं।
लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अनअकैडमी पे जाके मुझे फॉलो कर ले। और 2 PM पे आज स्केलर और वेक्टर पार्ट 2 प्रैक्टिस करेंगे। ओके ठीक है बेटा। यस यस, डायमीटर दिया है ना तो रेडियस हाफ हो जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश बेटा। मेरे को ये बताना कि ये डायमीटर है, ठीक है, 2 है डायमीटर। अगर आप डायमीटर को दुगना करते हो तो डायमीटर को दुगना किया तो कितना हो गया, डायमीटर 4 हो गया। तो रेडियस कितना था पहले, पहले रेडियस 1 था, तो क्या रेडियस भी दुगना हो गया? क्या समझ में आया कुछ? हद होती है यार, डायमीटर दुगना हो रहा है तो रेडियस भी दुगना होगा। अगर डायमीटर हाफ है तो रेडियस भी हाफ है। अगर आप डायमीटर में 1% का इंक्रीमेंट कर रहे हो व्यास, तो रेडियस में भी 1% का इंक्रीमेंट होता है गुरुजी। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ओके, सिलेक्शन बैच प्लेलिस्ट है मेरा बेटा, सिलेक्शन बैच का प्लेलिस्ट है ये, प्लेलिस्ट है सिलेक्शन बैच 2020, सिलेक्शन बैच 2020 बाय RS सर। लेक्चर नंबर 44 इस तक में इसमें हो गया है, इस प्लेलिस्ट से आप तैयार करें। ओके बेटा, जय हिंद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।